दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और ये सजी फोन इन प्रोग्राम है, यानी लाइव प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। आप हमसे जुड़ पाएंगे, सीधे विशेषज्ञ से विषय से जुड़े हुए सवाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर भी हम डिस्प्ले करेंगे 0755-266-0049 और इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-233-0040 यानी सोमवार से लेके शनिवार तक ये सजीव फोन इन प्रोग्राम आता है, जिसमें अलग अलग साथी आपको अलग अलग विषय विशेषज्ञ से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं। आप हर दिन मुलाकात करते हैं उनसे। तो चलिए एक बार फिर से यही सिलसिला शुरू करते हैं और बता देते हैं सबसे पहले आपको आज की तिथि क्या कहती है। तो तिथि बताएंगे हम कि विक्रम संवत 2080 शुक्ल पक्ष है, 20 मई आज की तारीख है, साल चल रहा है 2023 और दिन है शनिवार। तो इसी के साथ चूंकि दिन शनिवार है तो शनि महाराज आपके सारे कष्टों को दूर करें, यही शुभकामनाएं, यही कामना हम करेंगे। और इसी के साथ आज के दिन में जो जो चीज़ें खास हैं, जिनके लिए आज का दिन जिनके लिए खास है, जन्मदिन या वगैरह वगैरह, उन सभी को दूरदर्शन परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता है। इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें खास है, तो चलिए इतिहास में क्या है आज बताते हैं आपको। इतिहास में आपको नजर आ रहा है 1498 की सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन की कि समुद्र मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली वास्को द गामा, ये नाम नया नहीं है, कालीकट तक पहुंचे। 1609 की बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर की कविताओं को के पहले संग्रह का लंदन में प्रकाशन हुआ। अब 1873 में सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जैकब डेविस को दुनिया की पहली जींस लेवाइस, याद आया आपको, उसका पेटेंट दिया गया। 1926 रेलवे श्रम अधिनियम पारित किया गया। 27 यानी 1927 आज का दिन बोइंग 40A कंपनी द्वारा निर्मित पहला यात्री एयरलाइन पहली बार उड़ाया गया। 1990 भी याद दिला दें, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से पहली तस्वीरें भेजी। 2001 अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए एक ड्रेस कोड बनाया था। और अब 2011 की भी बात कर लेंगे कि झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। ये था हमारा आज का इतिहास। अब एक और शख्स का जिक्र कर ही लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, जानी मानी कवि, आज के दिन उनका जन्मदिन है। बता दें कि 1900 में जन्मी थी। तो हम चूंकि सुमित्रा जी की बात हो ही गई है तो थोड़ा सा माहौल कवियों वाला बनाएंगे, कविताओं वाला बनाएंगे, गीतों वाला बनाएंगे। तो वही बात करेंगे। अभी हाल ही बीते दिन में हमने लुप्तप्राय जो प्रजाति है उस दिवस को मनाया था, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस जो था उसको मनाया था, उसके संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। लेकिन आज का दिन भी तो खास है। तो आज के दिन दरअसल हमने मधुमक्खी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जा रहा है। तो विशेष रूप से इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा अलग अलग मधुमक्खियों की प्रजाति है। और इसके अलावा मुझे बहुत, अगर कोई अब आज के बाद अगर आपको बोले ना कैसी मधुमक्खी है, तो खुश हो जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनती मानी जाती है। एक बूंद शहद के लिए कितनी मेहनत करती है, ये जानेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ जो हैं। इस विषय से चर्चा करेंगे हम उनके साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं, देर नहीं करेंगे। हमारे साथ वृक्ष मित्र जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, सुनील दुबे जी इनका नाम है। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सुनील जी हमारे साथ हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा भी कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में कई सालों से योद्धाओं की तरह मैदान में डटे हुए हैं कि बचाओ, जैसे एक बोलते ना कि एक पौधा लगाएं रोज ताकि जिंदगी को भी बचाया जा सके। और मध्य प्रदेश सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और पूरे भारत में प्रदेश ही एकमात्र, अपना प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने इसकी शुरुआत की थी अंकुर अभियान के तहत। चलिए अब दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं, उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कविमय होने वाला है माहौल थोड़ा सा। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार चंदन। वाह भाई वाह। अब ये शब्द मैंने क्यों बोला ये बाद में बताऊंगी। प्रिया जी और हम और आप मिलकर इन सबको, सुनील सर, हम सब मिलकर मुझे लगता है पहले बर्थडे विश कर देते हैं। आज कुमार जी का बर्थडे है। बहुत सारी शुभकामनाएं कुमार साहब आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिया जी।
आप यूं ही चमकते रहें, आपकी कविताएं यूं ही आपके गीत गूंजते रहें और कविताएं गाती चले जाएं। तो बताइए ना कितना मुश्किल होता है। सबसे पहले मुझे लगता है आपसे ही शुरू कर रहे थे, बर्थडे बॉय जिसको हम बोलते हैं, जन्मदिन जिनका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ हमारे अग्रज वृक्ष मित्र आदरणीय सुनील जी बैठे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आपको। और निश्चित रूप से बधाइयाँ। मुझे दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक गीत से शुरुआत करूँ, सुनिएगा आप लोग। जी बिल्कुल। वो मुस्कुराहट का सृजन करते रहें परिवार में, वाह। मुस्कुराहट का सृजन करते रहें परिवार में। हो मुफ्त में मिलती यहाँ पीड़ा खुले बाजार में, क्या बात है। मुफ्त में मिलती यहाँ पीड़ा खुले बाजार में, पीड़ा खुले बाजार में, पीड़ा खुले बाजार में। और देखिए जी। हो रात दिन बन कर मदारी मस्करी करते रहें, क्या बात। मदारी मस्करी रात दिन बन कर मदारी मस्करी करते रहें। हर दुखी वातावरण उल्लास से भरते रहें, हर दुखी वातावरण उल्लास से भरते रहें। किंतु छल मिलना अचंभित है नहीं मझधार क्या बात में, है, क्या बात हो है। किंतु छल मिलना अचंभित है नहीं मझधार में। हो मुस्कुराहट का सृजन करते रहें परिवार में, हो मुफ्त में मिलती यहाँ पीड़ा खुले बाजार में। और अगला बंद सुनिएगा। जी स्वागत। हो कंटकों पर सादगी से फूल से छाते चले, आहा। कंटकों पर सादगी से फूल से छाते चले। हो दर्द वाले गीत सारे प्यार से गाते चले, दर्द वाले गीत सारे प्यार से गाते चले। किंतु सब अनुकूल हो कहना कठिन क्या है बात है। प्यार में, क्या बात है। ओ किंतु सब अनुकूल हो कहना कठिन है प्यार में। और मैं अंतिम जो बंद है जी। मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ जो नवांकुर हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सृजनशील हो या फिर मेहनती लोग, उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ। सुनिएगा जी। कि हौसला गढ़ते चले पर्वत शिखर को देख कर, हौसला गढ़ते चले पर्वत शिखर को देख कर। और राह में बढ़ते चले बढ़ते शहर को देख वाह भाई कर, वाह। और राह में बढ़ते चले बढ़ते शहर को देख कर। वो झोपड़ी देती स्वयं की सुख जटिल संसार में, वो झोपड़ी देती स्वयं की सुख जटिल संसार में, सुख जटिल संसार में, सुख जटिल संसार में। हो मुस्कुराहट का सृजन करते रहें परिवार में, मुस्कुराहट का सृजन करते रहें परिवार में। मुफ्त में मिलती यहाँ पीड़ा खुले बाजार में, क्या बात है, पीड़ा खुले बाजार में, पीड़ा खुले बाजार में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया माहौल बना दिया आपने तो प्रोग्राम का। सत्य है ना सर। तो बिल्कुल वो बात भी याद आ गई जो मुस्कुराहटों की बात हो रही थी कि जब एक मुस्कान से तस्वीर सुंदर आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराने से
जीवन भी खूबसूरत हो सकता है। कुछ ऐसा ही लब लो आप था, मुझे ऐसा लगता है कुमार साहब। जी जी बिल्कुल। सुनील सर, चूंकि मधुमक्खी का हम जिक्र करने वाले हैं, चूंकि आप वृक्ष मित्र कहे जाते हैं, प्रदेश भर में ये नाम आपके साथ, ये संज्ञा मुझे ऐसा लगता है आपके साथ जुड़ चुकी है, ये पहचान आपके साथ जुड़ चुकी है। कैसे तय किया था कि आपको इसी क्षेत्र में जाना है? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं यही पूछ लेती हूँ कि पर्यावरण से जुड़ना, दोस्ती कर लेना और उसे अपनी पहचान बना लेना, कि आपको सुनील बाद में बोला जाता होगा, सुनील दुबे पहले वृक्ष मित्र कहा जाता होगा। सही बात है। काफ़ी लंबा किस्सा है। बॉम्बे हॉस्पिटल में छोटा करके उसको सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था और जहाँ डॉक्टरों ने मुझसे कहा जी कि आपका जीवित रहना संभव नहीं अब, क्योंकि 6 टाइम एक्स्ट्रा ब्लड चल रहा था ट्यूमर के अंदर जी और टेनिस की बॉल से थोड़ा सा छोटा जो है वो ट्यूमर था। जी। तो उन्होंने कहा इस समय यदि हम ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करते हैं तो सारा ब्लड निकल जाएगा आपके शरीर का और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो तब भी मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले एक संकल्प लिया जी कि मैं पौधारोपण करूंगा, निःशुल्क पौधारोपण करूंगा। जी। मुझे जितना वेतन मिलता था संपूर्ण वेतन मैं जो है वो समाज सेवा और पौधारोपण पे खर्च करूंगा। हाँ इस उद्देश्य को, इस संकल्प को लेके मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। वहाँ मैंने डॉक्टर को बताया कि इस पोजीशन से जो है मैं गुजरा हूँ और मेरा ये संकल्प है, मैं बचा और अच्छा रहा तो मैं इस तरीके से जो है अपना जीवन, अगला जीवन जो है वो पर्यावरण को समर्पित करते हुए जीऊँगा। और उन्होंने कहा कि अभी भी हम वही कह रहे हैं जो पहले कहा। हाँ। या तो आप विकलांग हो जाएंगे, क्योंकि पिटिकल ग्लैंड जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे टच होते हुए ट्यूमर था। ठीक। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। जी 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 जी। तो मैंने कहा कि मैं संकल्पित हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अच्छा होऊंगा और इस बॉम्बे हॉस्पिटल से अच्छा होके ही जाऊंगा, ये मेरे को विश्वास है ऊपर वाले से। मतलब एक बड़ी विचित्र घटना। हाँ। वहाँ डॉक्टर देव पुजारी थे और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप देव हैं और ऊपर जो बैठा है मैं उसका पुजारी हूँ। बिल्कुल सही। और उन्होंने मुझे अभी अभी कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। जी। क्या डॉक्टर और बोले कि इस तरीके से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप हमसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन करें और आप ठीक हो जाएंगे। हाँ ऑपरेशन हुआ, मैं आपके सामने हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और 3 महीने का उन्होंने बेड रेस्ट कहा था, लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं करते हुए जुलाई 8 को मेरा ऑपरेशन हुआ और सितंबर से मैंने प्लांटेशन स्टार्ट किया। हाँ। मैं मेरी श्रीमती जी को बहुत बहुत आज भी जो है वो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। आज भी कर रही हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि बीबी का खाता है, तो मैं बीबी का खाता हूँ। मैं मेरा वेतन समाज के ऊपर खर्च करता हूँ, पर्यावरण के ऊपर खर्च करता हूँ और खुश हूँ इस बात से कि मैं देश को, समाज को, विश्व को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तक 3,31,000 पौधे अभी तक लगा चुका हूँ। क्या बात है, 3,31,000। और मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर जो है वो काम करता हूँ, औषधि पौधे आपके घर के आसपास। दरअसल आपने ना बहुत सारी चीजों का उदाहरण दे दिया। एक वो लोग जो बोलते हैं कि पुरुष घर में नहीं रह सकता, दूसरी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, उसे घर का मुखिया कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज कि आपके घर में एक महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण कि एक महिला है जो आपके सफलता के पीछे का कारण, जो हमेशा बोला जाता है कि महिला पुरुष की सफलता के पीछे होती है, और उसको दबंगई के साथ बोलना जो बहुत कम पुरुषों में होता है। सत्य बोलना चाहिए, मेरा कहना यह है, जो भी कुछ हो सच है तो सच को सच कहें। तो सच कहने की हिम्मत होना चाहिए। हाँ, वो कहते ना सच को तमीज ही कहाँ, बोलने की झूठ देखो कितना मीठा बोलता है, कुछ ऐसी बात। सुनील सर, ये वृक्ष मित्र की शुरुआत थी एक्चुअली, दरअसल आपके पर्यावरण से जुड़ने की शुरुआत थी कि जब हम मुझे ऐसा लगता है इसको हम अन्यथा नहीं लेंगे कि जब मृत्यु की कगार पर पहुंचे तब समझ में आया कि जीवन क्या है, और फिर आपने जीवन को सुंदर भी बना लिया और पूरा ही जीवन समर्पित कर दिया समाज को। मेरा तो दूसरा जीवन है ये। प्रथम जीवन तो जो है हम जी रहे थे जैसे भी था, लेकिन ये मेरा दूसरा जन्म है और दूसरे जन्म को मैं प्रकृति के लिए जो है समर्पित करके चल रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। जब तक हूँ तब तक जो है वो किसी भी तरीके से वृक्षों को बचाऊँ, उनको लगाऊँ और उनके बारे में, उनके गूढ़ रहस्य वो पब्लिक तक पहुँचाऊँ, लोगों को बताऊँ कि क्या चीज़ें हैं ये।
अब हम थोड़ा सा मधुमक्खी और जो मैं बोल रही थी विलुप्त प्रजाति, जी, कौन कौन से हम अंतर्गत रख सकते हैं उनको, कीट पतंगों को, वो पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसकी वजह से हर साल हमें याद दिलाना पड़ता है कि विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है। हाँ, सत्य कहा आपने। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हीं का नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि महानगरों में लोगों को ये नहीं मालूम है, खाने के लिए वो आम कहते हैं ये है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये आम का पेड़ है। जी, पेरू कहते हैं, अमरूद कहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये इसमें लगता है और कैसे लगता है। जी, इसी तरीके से बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त प्राय हैं और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, मतलब कगार पे हैं कि वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उन्हें हमें बचाना चाहिए। हाँ, तो मैं विलुप्त होती हुई प्रजातियों के ऊपर काम करता हूँ। अभी तक मैंने जो है हाँ, 59,000 ऐसे पौधे लगाए हैं जो वृक्ष बन रहे हैं, हाँ, जो सिर्फ विलुप्त हो रहे थे। उन प्रजातियों को बढ़ाना और उन प्रजातियों को लगाना, हाँ, ये मेरा उद्देश्य बना। मैंने कहा कि इनको लगाऊंगा, बाकी तो हम पौधारोपण कर ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इन पौधों को बचाना और इनको लगाना जो है, हाँ, ये मेरा एक विशेष जो है अभियान था। जी, एक शिवलिंगा करके एक पेड़ होता है, शिवलिंगा, हाँ जी, हाँ। इसको कैनन वॉल भी कहते हैं, बॉटनिकली में जो है इसका नाम कैनन वॉल है। हम्म, और हम भारतीय भाषा में कहें तो इसको तोप का गोला भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फल लगता है वो हाँ। तोप के गोले की तरह लगता है, अच्छा। उसका गोल रहता है। जी, और शिवलिंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फूल होता है वो कमल की तरह फूल होता है, लेकिन उसके अंदर शिव जी जो हैं वो बने हुए हैं, लिंग उनकी बनी हुई है उसके ऊपर, हाँ, वहाँ पर शिवलिंग बनी हुई है और सांप के द्वारा उसको ऐसे ढका गया है। ओ, तो बहुत खूबसूरत जो है वो पौधा है, पेड़ है, ये वृक्ष है। हाँ, और इसके 3 वृक्ष जो हैं भोपाल के अंदर लगे हुए थे। क्या बात है। वर्तमान में एक पेड़ जो है, आप रास्ते में निकलते हुए किलोल पार्क जैसे जा किलोल रहे पार्क, हैं, हाँ, 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 जैसे किलोल पार्क जाते हैं, स्टार्ट होता है जी। किलोल पार्क पॉलिटेक्निक से जाते समय, ठीक है, तो राइट साइड में एक हरे रंग का बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, आप उसको देखेंगे वही शिवलिंगा है। जी, ऐसे ही शिवलिंगा का हमने एक पेड़ जो है राजभवन में लगाया था, लेकिन भूलवश गलतीवश किसी को नहीं मालूम कि क्या पेड़ है ये, हाँ, उसमें फूल भी आते थे, उस वक्त उसमें फूल नहीं थे, तो उस वृक्ष को नष्ट कर दिया गया। तो एक वृक्ष जो है यही इसी का जो है वो आपके, जिसको हम बोलते हैं हमीदिया कॉलेज, वर्तमान एक हमीदिया अभियान कॉलेज। तो मुझे लगता है सुनील सर कि इसी चीज के लिए चलाए जाने चाहिए कि ये हैं वो प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, जिन्हें बचाया जाना है, और बार बार रिकॉल करवाना, साल में एक बार इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कोई नहीं औचित्य होना नहीं है। जी, बिल्कुल, ये जिस क्या तरह है, से, हाँ जी, हमें बार बार बताना चाहिए, लोगों जी, को बताना चाहिए। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, और लोगों को जब भी वहाँ से निकलता हूँ कोई साथ में है तो उसको बोलता हूँ देखिए ये प्रजाति खत्म हो रही है, हाँ, इसको हमें बचाना है। जी, जी, तो मतलब पूर्व हमारे जो कलेक्टर साहब जो हैं, हाँ, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, हमने कहा इसको बचाना है, ऐसा करना है, तो उन्होंने वहाँ से जो है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा है जी, जी, कि इसको हम बचाएंगे। जी। विज्ञान भवन में जो है डॉक्टर राजेश सक्सेना, हाँ, हाँ, उनसे मेरी चर्चा हुई कि हम इस पे जो है टिश्यू कल्चर से इसके पौधे तैयार करके, बिल्कुल, और जगह जगह अटल पथ है जो है उस एरिया में ऐसे लगाएं जिससे लोगों को दिखे। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही पीला पलाश है, पीले पलाश के पौधे जो हैं तैयार करवा रहे हैं हम। हाँ। हम अभी तक 80 पौधे उसके लगवा चुके हैं। लेकिन हम जब बताते हैं लोगों को कि ये पीला पलाश है और हमने यहाँ रोपित करा है, तो 4 से 5 दिन नहीं लगते हैं उस पौधे को वहाँ से गायब होते हुए। आपने मुझे पलाश बोलकर वो खूबसूरत कहानी याद दिला दी, पलाश के फूल, पंकज पुरोहित सुबीर जी की। जी हाँ। इतनी सुंदर कहानी उन्होंने लिखी थी। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे, और विशेष रूप से मधुमक्खी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कुमार जी आपके पास आ जाती हूँ दोबारा। बहुत कठिन माना जाता है क्या ये गीतकार होना, छंद लिखना, मुक्तक लिखना? अगर मैं कविता के क्षेत्र से भी जुड़कर इस सवाल को करूं आपसे, कितना, कैसे शुरुआत की थी आपने? क्या कलम उठाई और जब वो चली तो क्या गीत ही लिख दिया था? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से ये गीत लिखना या छंदबद्ध कविताएं लिखना, ये एक देखा जाए तो एक तरह से तपस्या है, क्योंकि हम तो अभी 4 पंक्तियां पढ़ देते हैं, लोग तालियां बजा देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो श्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, वो तो मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि जैसे अगर 4 पंक्तियां हम लिख लेते हैं, उसको अपने जेब में रख लेते हैं लिख करके, और उसको 15 दिन देखते रहते हैं, तो वो 15 दिन बाद जो है वो 4 पंक्तियां पूरी तरह से बदल चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो पकती है। अगर हम डायरेक्ट अगर लिख के और सीधे हम
श्रोताओं के पास, बिल्कुल दर्शकों के पास सत्य कहा। चले जाए, हाँ तो वो शायद कहीं ना कहीं जो है गीतकार के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी रहेगी। हाँ तो हम कभी भी पंक्तियाँ लिख करके और बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अगर हम 50 पंक्तियों को लिखते हैं तो हमारी 4 पंक्तियाँ बनती हैं। तो गीत तो एक गीत में बंद होता है और मुखड़ा होता है। हाँ। तो पूरे गीत जो एक एक महीने लग जाते हैं। तो आपने देखा ये मेरे साथ ये गीत संग्रह है हाँ जो मेरे हाथ में है, ये जी। कितने मुश्किलों से, कितने मेहनत के बाद मेरे हाथों में आया ये गीत के गंतव्य में। जी। गीत के कैसे? गंतव्य में, गीत के गंतव्य में मतलब ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छंदबद्ध जो है शुरू से ही मुझे अच्छा लगता था लिखना पढ़ना, जी। और लिखता था। हालांकि मेरे को उतना ज्ञान नहीं था कि क्या होता है ये छंद वगैरह, तो मैं लिखता जाता था। लेकिन जब लोग मिले मेरे को रास्ते में, जो हमारे अग्रज हैं जो हमसे आगे निकल चुके हैं, या फिर जो हमको बताए कि ये गीत लिखो तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपके अंदर जो है गीत लिखने की क्षमता मैं देख रहा हूँ। तो जब क्या होता है कि जैसे बजरंगबली को हमेशा उनकी ताकत को बताया जाता था कि हाँ आप बहुत ताकतवर हैं, जी। तो मुझे जैसे ही बताया गया कि मैं गीत लिख सकता हूँ तो मैं एक तरह से पीछे ही पड़ गया कि नहीं मैं तो गीत लिखूंगा। हाँ। और फिर मैं गीत लिखते लिखते मैंने बहुत सारे 100-150 गीत लिखे। उसके बाद जो है ये अपना ये 55 गीतों का संग्रह है जो है 2021 में इसका लॉन्च हुआ था। जी। और ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी है क्या बात और अनुदानित है। निश्चित रूप से मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं हर ये इंसान बताना को ना अपनी सफलता का पहला कदम याद रहता है। जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पहली बार क्या लिखा था और क्या वो आपको याद है, चाहे वो कविता हो या गीत हो, कुछ याद आ रही है सालों पुरानी? हाँ एक्चुअली अगर ऐसा बोला जाए कि मैंने पहली बार क्या लिखा था, हाँ तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखने का शौक था। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ गोष्ठियाँ करते थे, वैचारिक गोष्ठी होती थी उस समय। हाँ, हमारे गांव जो है, मेरा गांव जो है वो एक्चुअली, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पे भोपाल में आके ओह। बसा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में हमारा गांव है बलिया टेंगरही गांव है। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है जो हमारे बुजुर्ग थे, मुझे याद आ रहा है एक नाम तारकेश्वर पांडे जी। हाँ, तो तारकेश्वर वो पांडे जी। बुलाते थे, तो मैं उस समय छोटा था और मुझे गोष्ठी में बुलाते, तो मैं कुछ कुछ पंक्तियां जो है लिखता रहता था। जी, याद जी, नहीं है जी। मेरे को हाँ, एक्चुअली। लेकिन सही में कहा जाए कि काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये मैं बोलूँगा कि मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL में एक कर्मचारी यानी हूँ। भोपाल से, जी यानी कला और संस्कृतियों वाला शहर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 2011 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ज्वाइन किया, और वहाँ पर मुझे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे राजभाषा विभाग हुआ। फिर तो सुनील सर, मुझे लगता है ये सवाल मैं पूछ ही लेती हूँ लगे हाथों, जब आप आंसर दे ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया से निकलकर मध्य प्रदेश के भोपाल तक, दो अलग अलग संस्कृतियों वाले राज्य, कैसे अनुभव रहे आपके दोनों राज्यों के? ये तो बहुत ही कड़वे अनुभव बोले। एक्चुअली है क्या कि मैं बलिया से, मतलब वहाँ पूर्वांचल में जो है भोजपुरी वहाँ लैंग्वेज होती है। तो जब मैं यहाँ पर लिखता था या पढ़ता था, तो वहाँ पर लोग जो है मुंह बनाते थे, यानी कि अच्छा। उनको लगता था कि हाँ ये बहुत ही त्रुटियां बहुत हैं। मतलब होता है ना कि तालियां बजा दे, लेकिन लगता था कि मेरे अंदर त्रुटियां बहुत है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज जो है भोजपुरी है, तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, मेरे अंदर ये हुआ जागृति, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। मेरा जन्म हुआ है तो मैं लिखूंगा, और मैं गीत ही लिखूंगा। और मैंने बहुत सारे गोष्ठियों में, कम से कम 100-150 गोष्ठियों में गया, जाके बैठता था, अपनी बारी का इंतजार करता था 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, और वहाँ पढ़ता था। और आज जो है मैं एक तरह से, इसको सफलता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सही रास्ते पे मैं चल गया हूँ, ये मुझे पता है। तभी तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसलिए अब दर्शकों को वो राज खोल देते हैं सुनील सर, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। ये इनका जो है संकल्प है, हाँ, जिसको ये पुस्तक के रूप में आपको दिख रहा है, कविता संग्रह दिख रहा है आपके साथ में, तो ये इनका संकल्प है, कोई दो राय नहीं। और चूंकि आपने तालियों की गड़गड़ाहट की बात की थी, तो वो लाइन बिल्कुल याद आ गई कि हमें जीवन में भी ऐसे किरदार निभाने चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रह जाएं। जी जी बिल्कुल। तो शुरुआत ही कुछ ऐसे ही सुविचारों से की थी हमने। सुनील सर, आपके पास आती हूँ वापस। मधुमक्खी का अब हम जिक्र करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है, बचपन से मैंने सुना है कि मेहनत मधुमक्खियों का झुंड करता है, मतलब दूसरी मधुमक्खियां करती हैं, रानी मधुमक्खी नहीं करती है, इसीलिए उसका नाम ही रानी है। क्या है, थोड़ा सा इस रात से आज पर्दा उठाई दीजिए ना, मेरी भी बचपन की जो गुत्थी है वो सुलझ जाए। देखिए आपकी बचपन की गुत्थी को मैं सुलझाता हूँ
लेकिन रानी मक्खी काम नहीं करती है, इस बात से मैं सहमत नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि रानी मक्खी जो है वही हाँ। छत्ते का निर्माण करती है। अच्छा। आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य बताता हूँ आज, कि रानी मक्खी जो होती है हाँ। वही जो है उसमें इतनी क्षमता है, वह अकेली अंडे देती है, और उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह एक दिन में 30,000, गौर करें, 30,000 अंडे तक एक दिन में दे सकती है। इसलिए रानी मक्खी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करती है। लेकिन हाँ। आपकी उस बात से सहमत जरूर हूँ कि एक बूंद शहद के लिए मक्खी कितना प्रयास करती है, कितने फूलों से जाके पराग चुराती नहीं, उससे रस लेके आती है, एक पराग से हाँ। दूसरे पराग के ऊपर जाके बैठती है, वो वहाँ से जो है वो आती है अपने शहर उसमें छत्ते में। लेकिन उसके पूर्व एक बहुत ही रहस्य वाली बात बता रहा हूँ आपको, हाँ, सुनिए आप बिल्कुल, गौर से। बिल्कुल। क्या है कि मधुमक्खी के 3 पेट होते हैं। 3 पेट। हाँ। आपने सुना है? हाँ। नहीं सुना होगा। 3 पेट होते हैं। ठीक पहले है। पेट में जब वो पराग ले जाती है, वो उसमें जाता है, उसके बाद में दूसरे पेट का हम कहेंगे कि ढक्कन खुलता है, हाँ। और वहाँ पर पराग जो है वो अंदर जाता है, हाँ। जहाँ जाके प्रक्रिया चालू होती है। तीसरे पेट के अंदर जाने के बाद में शहद उत्पन्न होता है। हाँ। जो मीठा शहद हमें मिलता है, हाँ। जो औषधियों में हम लेते हैं, वह शहद उत्पन्न होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मधुमक्खी बहुत मेहनत करती है, परागों से जो है वो ले लेके आती है, और उसके बाद में हमें वो शहद मिलता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि हम विश्व मधुमक्खी दिवस मना रहे हैं, जी, तो मतलब मधुमक्खी को लेकर जानकारी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं, कितने रोचक तथ्य भी बताते चले जा रहे हैं हम हमारे जी दर्शकों हाँ, को। बिल्कुल। तो अब जो ऊंची ऊंची इमारतों में वो जो छत्ते हम देखा करते हैं अभी भी, हालांकि अब जी। कम देखने को मिलते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता हम देखते हैं वो तो निर्मित नहीं किया जाता मनुष्यों के द्वारा, वो बिल्कुल तो नहीं। मधुमक्खी खुद बनाती है। स्वयं बनाती तो है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आमतौर पर दिवस तब मनाए जाते हैं जब किसी चीज के लिए जागरूकता फैलानी हो। छत्ता तो अपने आप ही लगता है, ये क्या चक्कर है सर? क्या है, मधुमक्खियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसके जिम्मेवार, हाँ। उसके दोषी कहेंगे हम इंसान स्वयं हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हम जंगलों को काट रहे हैं, हाँ। पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ। उसके हिसाब से मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, और धीरे धीरे ही नहीं, बहुत ज़्यादा घटती चली जा रही है। जिसके कारण हमें मधुमक्खी दिवस जो है मनाया जा रहे हैं, हम मना रहे हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम एक दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाकर क्या जागरूकता ला सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज हमारे ही देश में नहीं, हमारे शहर भोपाल के अंदर ही आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत से ही क्या मैं कहूँ कि 90% लोगों को नहीं मालूम है कि आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। तो इसके लिए जो है जागरूक करना लोगों को कि किस तरीके से हम कहेंगे कि साहब विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएं हम। मधुमक्खियों के छत्ते, अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। हाँ। कि आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे देखे थे छत्ते लगे हुए, आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे देखे थे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए, लेकिन कभी किसी ने धूप में नहीं देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ। हाँ। वो जब भी देखेंगे आप छांव के छज्जों के अंदर ही नीचे, लगाती है, छज्जों हाँ। के नीचे जो है वहाँ लगाती हैं, जहाँ उनको ठंडक मिलती है, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हाँ। उस स्थान पे वो जाके छत्ते अपने बना लेती है और लगा लेती है, हाँ। और उनसे शहद निकलता है और हमें मिलता है। सही है। भारतवर्ष के अंदर मात्र 4 कितनी- प्रजाति की मधुमक्खियां हाँ, हैं। क्या बात है 20,000 प्रजाति की मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल। लेकिन भारतवर्ष के अंदर सिर्फ 4 प्रजाति की मधुमक्खियां हैं जो शहद बनाती हैं, और हमें वो शहद मिलता है। और विडंबना देखिए कि हम इंसान उसी में मिलावट कर देते हैं। वो जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, मधुमक्खी शहद देने का काम जो पूरी ईमानदारी से करती है, पर जब वो शहद घरों तक पहुंचता है तो उसमें मिलावट हो चुकी होती है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ते। ये तो निर्माता हैं जो लोग मधुमक्खी का शहद बेच रहे हैं, जी, उन लोगों के द्वारा जो है वो मिलावट की जाती वही है। वही वही। मधुमक्खी तो मिलावट नहीं करती, हाँ, लेकिन वही। मधुमक्खी भी मिलावट करती है। कैसे? एक बताता हूँ आपको। हाँ। पराग उसने चुराए शहद के लिए, है ना। हाँ। इसके बाद में वो पानी पीने भी जाती है, और मधुमक्खी जब पानी पीती है तो पानी की मिलावट होती है। शहद आप देखेंगे कि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, हाँ। उन सब में भारी होता है। हाँ।
वो क्यों और होता है? जमता भी नहीं है जितना मैंने सुना शुद्ध शहद। हाँ जी, तो शहद जो है भारी होता है, लेकिन उसमें पानी था। जब वो अपने तीसरे पेट के अंदर लेके जाती है और वहाँ से जब शहद जो है छत्ते के अंदर जाता है, तो वो शहद के अंदर जाने के बाद में वहाँ से जब उसको वातावरण मिलता है, आप देखिए कि मधुमक्खी जो है, ऐसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक छत्ते को घेर के रखती हैं, अंदर शहद की सूखे ना, इसलिए उसके अंदर वो उसको रखती हैं और वहाँ वो गाढ़ा होता चला जाता है और वो उसमें से पानी की मात्रा जो है वो निकलती जाती है इस क्या तरीके बात से। है। तो मतलब वो मधुमक्खी मिलावट तो तुम भी तुम भी करती करती हो, नो डाउट। आपको कोई सवाल करना है, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर 1800-233-0040, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। हम डिस्प्ले भी करेंगे और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे होंगे तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। विषय दोनों ही बहुत रोचक हैं। कहाँ आप कविता से जुड़े हुए हमारे कवि साहब से सवाल रख सकेंगे, तो विश्व मधुमक्खी दिवस और विलुप्त होती प्रजातियों पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सुनील दुबे जी के साथ। कुमार साहब, बहुत देर से कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है और जब आप हैं तो अनुरोध आपसे ही किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत तो बहुत कुछ भी धन्यवाद। जो आपके मन पसंद हो हमारे दर्शकों को समर्पित करते हुए, और ये भी जरूर बताना चाहेंगे कि जो कि आज दो महत्वपूर्ण शख्सियत की हम बात करेंगे। ब्रज भाषा जो है उसके प्रसिद्ध कवि शुक्ल साहब सर, गया प्रसाद जी उनका पूरा नाम है, शुक्ल स्नेही के नाम से वो चर्चित है, उपनाम जो चलता है कवियों जी, के जी, साथ। बिल्कुल। तो आज के दिन हमने उन्हें खो दिया था, लेकिन कविताएं यादों में समा जाती हैं, जी, चले बिल्कुल। जाते हैं लिखने वाले, पर वो जो लेखनी है वो हमेशा के लिए स्मरण का काम करती है लोगों के लिए। आपके साथ नहीं है कोई कुछ उपनाम, कुमार चंदन और जी, उपनाम? जी बिल्कुल, बताता हूँ इससे रोचक क्या शुरुआत मैंने किया था। तो पूरा नाम मेरा चंदन कुमार सिंह, अच्छा, चंदन कुमार सिंह है। तो जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गण बोले कि नहीं ये लंबा नाम हो रहा है, हाँ। तो तुम इसको छोटा कर दो, चंदन कुमार सिंह, सिंह हटा दो, कुमार ठीक को है। पहले ला दो, कुमार चंदन हो जाएगा, शॉर्ट नेम हो जाएगा। मतलब उसी में आपने तभी हेरफेर से, कर हाँ, दी। मैंने अपने नाम देखिए में ही यहाँ सब भी कुछ मिलावट किया। मिल गई आपको। हाँ, यस और सर, ये इधर उधर किया। मिलावट करने में जो है चंदन जी भी जो है पीछे चंदन नहीं जी भी रहे। पीछे नहीं जी, रहे, बिल्कुल। और ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए संगत का असर तो होता है। अभी हम जो बैठे हुए हैं सुनील जी के साथ, और निश्चित रूप से मैं इनके साथ बैठा हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैंने अभी जी। चलते ही प्रोग्राम में एक दोहा लिख दिया, ओहो, सर ने जो है बोल रहे थे, तो ओहो, सुनिएगा आप लोग स्वागत है। कि मधुमक्खी से सीखिए, मधुमक्खी से सीखिए, श्रम करने का ज्ञान। क्या बात है। मधुमक्खी से सीखिए, श्रम करने का ज्ञान, तब जाकर हम पाएंगे जीवन में सम्मान। क्या बात है। ओ भैया, जीवन में सम्मान। आहा, और चूंकि आपने गुनगुनाने की बात की है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियाँ पढ़ी दूँ, उसके बाद जो है अभी ये दोहा पकेगा और पकेगा और तो श्रम के सम्मान को भी सम्मान मिलेगा। और वहीं सम्मान की जगह शहद मिल जाएगा इसमें आपको। जी, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बिल्कुल। दोहा पकेगा। हाँ। क्योंकि जो एक कवि का जो होता है, बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा छूट मैंने लिया है इस दोहे में, वो सर ने पकड़ा है। हाँ। तो मैं उस छूट को जो है घर पे जाके सही कर लूँगा, ठीक है। जरूर। तो कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आप लोगों को। हाँ जी। चूँकि मैं प्रेम के गीत लिखता हूँ और उसी से जाना पहचाना जाता हूँ, तो कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत। कि प्यार तो सागरों को लांघ कर दिखाता है, प्यार तो सागरों को लांघ कर दिखाता है, एक इमारत को प्यार ही महल बनाता है, एक इमारत को प्यार ही महल बनाता है। प्यार का ज्ञान इसलिए बहुत जरूरी है, प्यार का ज्ञान इसलिए बहुत जरूरी है, यही इंसान को इंसानियत सिखाता है, यही इंसान को इंसानियत सिखाता है। और चार पंक्तियां सुनिएगा। जरूर। कि हार जाता हूँ अपनी जीत भूल जाता हूँ, हो हार जाता हूँ अपनी जीत भूल जाता हूँ, वो बेसुधी में कभी अतीत भूल जाता हूँ,
बेसुधी में कभी अतीत भूल जाता हूँ। ये अपना ऐब किए आपका हुनर समझूं, ये अपना ऐब किए आपका हुनर समझूं, आपको देख कर मैं गीत भूल जाता हूँ। क्या बात आपको है। देख कर मैं गीत भूल जाता हूँ। और प्यार की बात करते जी। हैं, सुनिएगा कि प्यार में बढ़ने से पहले विचार कर लेना। जो भी प्रेमी लोग हैं सुने हैं वो लोग कि प्यार में बढ़ने से पहले विचार कर लेना, और डूबना मत जरा संभल के पार कर लेना, डूबना मत जरा संभल के पार कर लेना। प्यार में अड़चने तो बार बार आती हैं, सही। प्यार में अड़चने तो बार बार आती हैं, सभी को करके दरकिनार प्यार कर लेना, क्या सभी को बात करके है। दरकिनार प्यार कर लेना। क्या बात है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ बहुत इसी तरह धन्यवाद की जी, बात। जी, बहुत बिल्कुल, खूबसूरत बॉय, बहुत खूबसूरत। सुनील सर, मैं हाँ, मधुमक्खी के स्नेह पर ही हम कुछ चर्चा कर लें आगे। और मधुमक्खी का स्नेह से पहले मैं इनके प्यार की जो रचना इन्होंने सुनाई है उस पर जो है वो प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? दो शब्द कहना चाहूँगा स्वागत है सर, जी स्वागत जी है। जी। कि बहुत सुंदर रचना थी आपकी। एक महेश सक्सेना जी हैं, बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक हैं, हाँ, बिल्कुल, हाँ, आप जानते होंगे जी उनको। बिल्कुल जानता हूँ, वाकिफ है। वो आदरणीय है, प्रणाम उन्होंने, करता हूँ मैं कहूँगा कि उन्होंने पहली रचना जो लिखी थी हाँ, वो रचना प्रेम के ऊपर ही लिखी थी। जी। अच्छा, लेकिन जब वे उनके गुरु भीष्म सिंह जी के पास गए हाँ, और उन्हें ले जाके वो रचना उन्होंने दिखाई, हाँ, उस रचना को देखने के बाद में भीष्म सिंह जी ने कहा, हाँ, क्या लिखते हो तुम, क्यों लिखते हो तुम, ऐसा तो ना लिखो तुम, हाँ, बचपन है, बच्चे हो तो बच्चे की तरह लिखो तुम, बिल्कुल। अच्छा, बच्चों के लिए लिखो तुम। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने बच्चों के ऊपर लिखना शुरू किया और आज उनका नाम है बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र चला रहे हैं वे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और वो केंद्र नहीं, वो एक मंदिर है जहाँ से बहुत सारे साहित्यकार बन के निकले। बिल्कुल। तो उनको समर्पित कि प्रेम नहीं, प्रेम के साथ जो है बच्चों के ऊपर लिखना जो है सिखाया। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरी श्रीमती जी भी जो है बच्चों के ऊपर लिखती है और उनकी एक पुस्तक जो है आ चुकी है अभी। मतलब कहीं ना कहीं वृक्ष मित्र साहब भी इस विधा से जुड़े हुए हैं, मैं शायद साहित्य प्रत्यक्ष से- ना सही, अप्रत्यक्ष सही। हाँ, साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य के मैं लिखता नहीं, मैं गुनगुनाता हूँ। ये गाते हैं और मैं गुनगुनाता हूँ। गुनगुनाते हैं और हम सुनते हैं, और वो श्रोता भी तो गुनगुनाहट- चाहिए कोई। वो गुनगुनाहट जो है वो मधुमक्खियों से भी मिलती है। जब वो हमारे करीब आती हैं, हम अपने मूल जो है वो विषय के ऊपर आ जाते हैं। हाँ। जी बिल्कुल। एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, कहीं कहीं मधुमक्खी के छाते हम छोटे देखते हैं, जी हाँ। कहीं कहीं बड़े देखते हैं, जी। कहीं नजदीक की ऊंचाई होती है तो कहीं बड़ी ऊंचाई होती है। इसके पीछे क्या कारण है? जितना मैंने सुना है एक छाते में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां होती हैं तकरीबन। नहीं, ये मधुमक्खियों की संख्या जो है उनकी प्रजाति के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा मैंने कहा कि 4 प्रजातियां हमारे यहाँ भारतवर्ष में पाई जाती हैं, ठीक। अन्य विलुप्त हो गई हैं, अन्य देशों में पाई जाती हैं। हाँ। एक मधुमक्खी, रानी मक्खी जो है एक दिन के अंदर 20,000 अंडे दे सकती है। एक दिन के अंदर 20,000 अंडे दे सकती है। हाँ। मधुमक्खी का चक्र, हाँ। जीवन चक्र उसका जो है वो बहुत लंबा नहीं होता है। हाँ। मात्र 45 दिन का जीवन चक्र है। एक मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उस छत्ते के अंदर 45 दिन में, जैसा आपने कहा कि मधुमक्खी बहुत मेहनती है, हाँ। बहुत मेहनत करती है। हाँ। प्रिया जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। 45 दिन के अंदर एक छत्ते के अंदर शहद उत्पन्न करना और उसके अंदर वो शहद हो जाता है। जब संपूर्ण शहद हो जाता है उसमें जो रानी मक्खी काम कर रही थी, जो उसमें अंडे देके उनको बच्चे बना के और मधुमक्खियाँ पैदा कर रही थी, अब उसको दूसरे छत्ते में उनको ले जाना है। तो वहाँ से रानी निकल के दूसरे जगह जाती है जहाँ तुरंत झट से जो है छत्ता बनना प्रारंभ हो जाता है।
तो जीवन चक्र उसका जो है, मैंने आपको उसका एक रहस्य बता दिया है। बिल्कुल। और उस जीवन चक्र का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है, ये भी राज खोलिए। हाँ, उस जीवन चक्र का हमारी ज़िंदगी से ये लेना देना है कि जब मधुमक्खी एक पराग से दूसरे पराग की ओर जाती है, हाँ एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठती है, हाँ मेल फूल से फीमेल फूल के ऊपर जाके बैठती है, वो वहाँ से बीज उत्पन्न होता है। मैं आपको टोकूं क्या? बोलिए। आपने मेल फूल कहा और फीमेल फूल कहा, जी हाँ, ये भी बताते चलिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि एक फूल होता है जो मेल होता है और एक होता है फीमेल। जब मेल से फीमेल को जाके मिलते हैं वो, तो वहाँ से बीज उत्पन्न होता है। क्योंकि इसकी क्रिया कर कौन रहा है? कोई माली नहीं कर रहा है कि एक फूल को ले जाके दूसरे फूल से मिला रहा है, जिससे वहाँ से जो है बीज उत्पन्न होगा। मतलब उसी पौधे में ही दोनों श्रेणी होती हैं। जी हाँ, जी। एक ही पौधे में दोनों होती हैं और दोनों से ही बीज उत्पन्न होता है। हाँ। ऐसा होता है। कई जगह ऐसा होता है कि कई फूलों के अंदर बीज उत्पन्न नहीं होता है, वो हाँ। बीज बनता ही नहीं है, वहाँ पे फूल था, फूल नष्ट हो गया वहाँ से। जी। तो इस तरीके के काम जो करती है वो मधुमक्खी ही करती है। और अब आपने सवाल किया था, तो मैं एक सवाल मैं भी कर देता हूँ। वो पब्लिक से करता हूँ, जनता से करता हूँ, जो हाँ। लोग हमारे दूरदर्शन को वाह भाई वाह देख रहे हैं, उनसे करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ, हाँ। जिस तरह मैंने कहा कि 45 दिन का जीवन चक्र है, हाँ। मनुष्य यदि मधुमक्खियों को नष्ट करेगा, पेड़ हाँ। पौधों को नष्ट करेगा, तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यह हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हर्बर्ट थे, उन्होंने जो है ये कहा है हाँ। कि यदि मधुमक्खियाँ नष्ट हो गई, मधुमक्खियाँ नहीं बचीं, हाँ। तो मानव प्रजाति नहीं बचेगी। मैं कहता हूँ मानव प्रजाति ही नहीं, विश्व में अन्य जितने जीव जंतु हैं, हाँ। जितने परिंदे हैं, जो खगचर हैं, जो ज़मीन पे चल रहे हैं, जो जलचर हाँ। हैं, जो ज़मीन से नीचे पानी में जीवित में हैं, चल रहे हैं, हाँ। वे सब नष्ट हो जाएंगे। उसका कारण सिर्फ एक छोटा सा है कि मधुमक्खी जब पराग यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाएगी, हाँ। फल बनने में दिक्कत होगी, फल नहीं उत्पन्न होंगे। हम जो फसलें लगा रहे हैं, उन फसलों में दिक्कत होगी, उससे बीज उत्पन्न नहीं होगा। हाँ। जब बीज उत्पन्न नहीं होगा तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। और जब हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मांसाहार की तरफ जाएंगे कि हमें मांसाहार करना है। लेकिन उन मांसाहारी जो हम जिनका मांस लेते हैं, उत्पन्न है और खाते हैं, जब उन्हीं को ही वनस्पतियां नहीं मिलेंगी खाने के लिए, वे हाँ। स्वतः ही मरने लगेंगे। और जो नहीं मरे हैं, हम उनकी हत्याएं करके उनको खाने लगेंगे। आखिरी में जाएंगे हम जल जीवियों के ऊपर कि जल में जाके उनके जीवों की जो है वो हत्या करेंगे, उनको निकालेंगे, उनको खाएंगे। इतना लंबा क्रम साइकिल मात्र टूटेगा। 4 साल में हो जाएगा और ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा हमारे हर्बर्ट साहब ने, वैज्ञानिक ने ये बताया है। लेकिन मेरी सोच, मेरा विचार कुछ थोड़ा सा हटके है। 7 वर्ष नहीं, कम से कम 7 से 9 वर्ष लग जाएंगे। 1 वर्ष यदि पानी नहीं गिरता है तो नदियाँ सूखने लगती हैं। हाँ। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा ही नहीं होगी। हाँ। जब वर्षा नहीं होगी तो एक बड़े बड़े वृक्ष जो लगे हुए हैं, जो सैकड़ों साल पुराने वृक्ष हैं, हम उनको काट रहे हैं। यदि वो लगे रहे तो 4 से 6 वर्ष तक वे भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वे भी समाप्त हो जाएंगे। जी। जब वनस्पतियां नहीं बचेंगी तो स्वतः ही जो है हम लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। तो अनाज नहीं मिलेगा। जी। तो अगला सवाल, मुझे आपने सवाल दर्शकों के पास छोड़ा था। जी हाँ। मैं श्रोता की तरह आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। कैसे बचाएं नहीं, हम आप इन्हें? विशेषज्ञ हैं, आप कैसे प्रिया जी बचाएं? ऐसा ना कहें। कैसे बचाएं सर? इसको मधुमक्खियों बचाने का मैं कैसे योगदान दे पाऊंगी? हर व्यक्ति को योगदान देना है, देश के ही नहीं, संपूर्ण विश्व। क्योंकि आज हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस है, तो हमें पूरे विश्व के उससे आग्रह है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मधुमक्खियों की चिंता करें। यही हमें जो है वो जीवन दे रही हैं, ये सत्य है। इसलिए पेड़ पौधों को ना काटें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पौधारोपण कर रहा हूँ इसलिए आप करें, कि मैंने 3.5 लाख के करीब पौधे लगा दिए हैं तो आप भी लगाएं। खुद इसलिए को बचाने के लिए ये कदम हर उठाएं। हम जीवन को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए मधुमक्खियों को बचाएं और उनके लिए पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, जिससे जो है हम भी सुरक्षित रहें और वे भी सुरक्षित रहें। हमें बहुत सारी औषधियों में, जी। प्रिया जी आपको जो है आपके दिमाग में कोई सवाल आया है? मैं बिल्कुल औषधियों में, मैं चाहूंगी इस वाक्य को आप बिल्कुल पूरा करें पहले। हाँ,
क्योंकि औषधियाँ जो हैं, जैसे हम आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं, बहुत सारी भस्मों का उपयोग करते हैं, हाँ, वो भस्म भी और औषधियाँ भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं, और अगर मधुमक्खी नहीं रही तो ये भी नहीं मिलेंगी, और शहद नहीं रहा तो हम उन भस्मों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, हम उन औषधियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जिन बीमारियों से हम लड़ रहे हैं, हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन जब एलोपैथी की तरफ जाते हैं, जब औषधियाँ, वृक्ष और लताएं नहीं रहेंगी, खरपतवार नहीं रहेंगे, हाँ, तो आयुर्वेद तो क्या, एलोपैथी दवाएं भी नहीं बनेंगी। और जब दवाएं नहीं बनेंगी और नहीं मिलेंगी तो हम असाध्य से असाध्य बीमारी का आज जो बहुत आसानी से इलाज कर लेते हैं, साधारण सी बीमारी का भी इलाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कुमार जी। ये कितना गहरा चिंतन है ये, मतलब ये जो बात कर रहे हैं सुनील जी, इस पे कितनी गहराई हो, कितने सोचने की ज़रूरत है। तो कई बार हम तरीके बदल देते हैं जागरूकता के। जी प्रिया जी, मैं आपके मुंह से सुनील जी सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे 6 राज्यों में लोग वृक्ष मित्र के नाम से ही जानते हैं। चलिए, मैं अपना नाम संबोधन सुनील बदल दुबे, देती हूँ, मैं वृक्ष मित्र जी से सवाल करेंगे, कुछ ऐसा ही कहूँगी आगे। फिलहाल तो कुमार जी, जो वाह भाई वाह, मैं फिर से वहीं पर उसको उठाकर लेकर आती हूँ वाक्य को, वहाँ से वहाँ तक कैसे शैलेश लोढ़ा जी ने आमंत्रित किया आपको, तो वहाँ ऐसा क्या आपने, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोलते होंगे ना कटाक्ष, जैसे अभी आपने कहा आपको बुरे अनुभव भी हो, कि ऐसा क्या तीर मारा है आप वाह भाई वाह में? जी जी बिल्कुल। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपका ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मैं चाहता था कि ये प्रश्न आप करें, मैं इसका जवाब दूं। तो ये बोलते हैं ना, ईश्वर सुनता है तो सुन लिया भगवान ने, मैंने बताया भी नहीं आपको और आपने ये प्रश्न कर लिया। निश्चित रूप से अभी देश में जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जो नवोदितों को मंच मिल रहा है, और जो हमारे आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर एक बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्रोत्साहन देना जो होता है ना, एक तो होता है कि आप चैनल के माध्यम से आप कविता पाठ करवा के प्रोत्साहन देना, लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे जाता है वही सीखता है कि वो वहाँ पर जो है, जो कार्यशाला का रूप बोल लीजिए, जो हमें ज्ञान मिलता है, जो बताते हैं हमें, वो मेन मुख्य है। वो सीखने के बाद आदमी जो है ना, उसको लगता है कि नहीं, हमने जीवन में तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई है, और मैंने इतनी सारी कविताएं, इतने सारे गीत, इतने मुक्तक, दोहे, छंद, इतने सारे लिख करके जब मैं गया, उनकी बातों को सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपनी शुरुआत घर जाके करूँगा। और वहाँ से आने के बाद मैं कविताएं 15, 20, 1 महीने तक कुछ नहीं लिखा हूँ, बस उनकी बातों को सुनकर उनके बताए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। और निश्चित रूप से वही बड़ी बात है, काव्य पाठ करना, बहुत बड़े चैनल पे काव्य पाठ करना, प्रोत्साहन मिला, नाम मिलना, न्यूज़पेपर में नाम, ये तो दूसरी बात हो जाती है। सबसे मुख्य बात ये है कि आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर ने जो बताया, जो रास्ता दिखाया उन्होंने, उस रास्ते पे मैं सभी युवाओं से भी मैं ये बोलूँगा कि युवाओं को बोलूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मुझे जाके वहाँ पे काव्य पाठ करना है, मैं जल्दी से उस चैनल पे जाके काव्य पाठ कर लूँ, बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करना है, मैंने भी मेहनत किया है, मैंने सालों साल बहुत सारे गीत मुक्तक लिखे, और मैंने उनको अपने टैग करके भेजा मैंने, तब जाके मुझे जो है वहाँ से बुलाया गया। निश्चित रूप से सपने की तरह था, जब बुलाया गया तो वो दिन आपका भी आएगा। लोग आपको अभी भी बोलते होंगे, अच्छा वहाँ जाना थोड़ी कोई मुश्किल काम है। नहीं, बिल्कुल बोलते होंगे ना, कुछ आपको इस तरह की बातें भी सुनने को मिली होंगी जब आप लौटे होंगे तो। जी, बहुत मुश्किल काम कहूँ या आसान कहूँ, ये तो नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैंने तो किया, वो हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जब होने के बाद मेरे को ऐसी पंक्तियाँ जो आ रही हैं, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ प्लीज। कि मरुथल को सींचने का एक यंत्र मिल गया, सुनिए। हो मरुथल को सींचने का एक यंत्र मिल गया, जीवन को साधने का एक, कि मरुथल को सींचने का एक यंत्र मिल गया, जीवन को साधने का एक तंत्र मिल गया। हम अग्रसर थे हारने की राह पर तभी, क्या बात। हम अग्रसर थे हारने की राह पर तभी, वो मिल गया तो जीतने का मंत्र मिल गया, वो मिल गया तो जीतने का मंत्र मिल गया। तो ये बातें हैं। और पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। जरूर जरूर। कि
चूंकि ये विषय भी है सर ने एक विषय बहुत अच्छे गहनता से वो उठा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा विषय और भी है मैं अपनी तरफ से रखता हूँ, परिवार टूटते जा रहे हैं। हाँ। परिवार को जोड़ने वाले लोग बचे नहीं हैं, सब अपने में मग्न हैं, मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, सोशल मीडिया, यानी कि उसको बोलते हैं कि वो लोग जी रहे हैं कहाँ, सपने में जी रहे हैं कि भाई जोड़ने वाला कोई नहीं बचा। वे सब सीखे मधुमक्खी से। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है वृक्ष से भी सीखे, क्योंकि ये जो दिखावा चल रहा है ना कि फैमिली ट्री बनाएंगे, और अभी आप परिवार की बात कर रहे हैं कि परिवार बिखर रहा है, तो फैमिली ट्री नहीं बनाना है कागज पे, फैमिली को ही गढ़ना है, परिवार को ही गढ़ना है। जी तो मैं बस 4 पंक्तियां आपको देता हूँ, निश्चित रूप से संभालिएगा आप लोग, बहुत काम आएगा। जरूर। कि यूं ही किसी को राह में तन्हा न छोड़िए, यूं ही किसी को राह में तन्हा न छोड़िए, हाँ कि जब कीजिए वादा कभी वादा न तोड़िए, जब कीजिए वादा कभी वादा न तोड़िए, कभी वादा कुछ देर के लिए जरूरी काम छोड़कर, कुछ देर के लिए जरूरी काम छोड़कर, खाते में प्यार जोड़िए, बस प्यार जोड़िए, क्या खाते बात में है। प्यार जोड़िए, क्या बात बस है। प्यार जोड़िए। और एक अंतिम 4 पंक्तियां जो है मैं एक प्रेमिका से बोल रहा, या मैं मान लीजिए कि मैं अपनी पत्नी से ही बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो अपनी नहीं, हम तो प्रेमिका ही कहेंगे। हाँ, नहीं, मैं पत्नी के लिए बोल रहा हूँ, और रोमा नाम है उनका, सुनिएगा। हाँ। कि आंधी हो तेज धूप या बरसात चलोगे, ओ हाथों में डाल कर हमारा हाथ चलोगे, तन्हा हमें जग छोड़ दे, तन्हा हमें जग छोड़ दे, परवाह नहीं है, वाह, वाह। वादा करो कि तुम सदा ही साथ चलोगे, क्या बात है। वादा करो कि तुम सदा ही साथ चलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या कहेंगे वृक्ष मित्र जी? ये सत्य है कि सदा साथ चलें, इनकी पत्नी है वे तो चले ही चलें, और जिस प्रेमिका के लिए लिखा है वो भी साथ में चलें, कोई दिक्कत और नहीं जो है। अकेले हैं वो पर्यावरण जो- के साथ चलें। हाँ। जी अब तक के सफर में आपको भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, कुछ ऐसे अनुभव जो बोलते हैं कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, पर अकेले चलने का जिनमें साहस होता है वही मुझे लगता है रास्ते भी उनका इंतजार करते हैं, और तभी कारवां भी बनता चला जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था। कारवां बढ़ता गया। आज मैं अपने शहर से निकलकर अनेकों राज्यों में पहुंच गया। यहाँ से पता नहीं कैसे विदेशों में लोगों को पता चला और उन्होंने मुझे बुलाया। तो अकेले कुछ समय के लिए रहता है इंसान, लेकिन उसको मिल ही जाते हैं साथी जो उसकी राह पे चलना चाहते हैं जी। और जो उसके साथ चलना चाहते हैं। तो मुझे भी इस तरीके से लोग मिले, मैं आगे बढ़ा, बढ़ता रहा और बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये सफ़र आसान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके ऊपर मैंने चलने की एक प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लिया था, और आज मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। कटु अनुभव की बात जैसे आपने कही कि कुछ कटु अनुभव हुए होंगे जी। तो ज़रूर हुए हैं और होते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पद ज़रूर कहूँगा कि एक IAS अधिकारी मेरे घर से 2008 अक्टूबर में आए, और उन्होंने जब मैं समाचार पत्र भास्कर का उल्लेख करना चाहूँगा, उसमें जब ये लिखा गया कि 10,000 पौधे लगाने वाले वृक्ष मित्र सुनील दुबे निःशुल्क पौधे भी बांटते हैं और निःशुल्क पौधे दे रहे हैं लोगों को जी। तो उस समाचार पत्र को पढ़ने के बाद में लोग मेरे घर आने लगे कि हमें पौधे चाहिए। मेरे घर से वो अधिकारी 40 पौधे लेके गए और भोपाल का वो क्षेत्र जो 4 इमली के नाम से मशहूर है, जी बिल्कुल, एक्चुअली में वो चोर इमली था जो 4 इमली कहलाने लगा है। जी, क्योंकि ये भी एक राज खुल गया आज। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि वक्त यहीं थम जाए और हम बात करते चले जाएं, लेकिन जी जी सुनील जी। वहाँ पे चोर जो हैं वो इमलियों के पेड़ से उनमें खो हुआ करती थी, हाँ। उसके अंदर ले जाके जो है वो सामान आभूषण ले जाके छुपा दिया करते थे। वहाँ 4 इमली के पेड़ थे, वो चोर इमली जो हैं वो 4 इमली बन गए। तो वहाँ पर वो अधिकारी जो मुझसे पौधे ले गए थे, एक
करीब 20-22 दिन बाद मैं उनके यहाँ एक सर्वेंट काम करने वाला मेरे घर आया कि मुझे एक हाँ। तुलसी चाहिए और तुलसी का पौधा चाहिए, रामा तुलसी का पौधा चाहिए। ठीक है। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास में शायद एक ही तुलसी का पौधा है रामा का, हाँ। और यहाँ करीब रखे हुए हैं 5000 पौधे, आप इनमें से छांट लें, देख लें जो आपको समझ में आए कि ये रामा है तो आप निकाल लें। वो कुछ देर घूमता रहा, उसके बाद उसने कहा कि आपने सही कहा कि एक ही रामा तुलसी का पौधा है, उसको कैसे ले जाऊँ। तो मैंने कहा ले जाइए आप उसमें उसको ले लीजिए, मैं अरेंज करूँगा रामा तुलसी और लाने की। जी 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 जी। पौधा उठा के लाने के बाद में उसने मुझसे कहा कि आपने एक अधिकारी हैं IAS, उनको 40 पौधे दिए थे। हाँ। तो मैंने कहा मैं कॉपी पेन और रजिस्टर मेंटेन नहीं करता हूँ, लोग आते हैं और ले जाते हैं। हाँ। मैं बोले उनके घर आपको ले जाना चाहूँगा। जी। अब ये कटु अनुभव यहाँ से प्रारंभ होता है। अच्छा, मुझे लगता है बातचीत क्या बड़ी होने वाली है? नहीं, तो छोटे फिर से में निपट जाएगी, अभी आप समझाइए। संक्षिप्त में मैं चाहूंगी क्योंकि हाँ, समय। क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया हूँ और जी। मैंने देखा है कि वहाँ जी। पर जो पौधे रखे हुए थे उसमें 5 पौधे जीवित थे, हाँ। बाकी जो हैं वो 46 पौधे मर चुके थे, सूख गए थे, पैकेट वैसे ही रखे हुए थे। हाँ। तो ये कटु अनुभव इस तरीके के बहुत हुए मुझे, बहुत बढ़िया। और मैं जी। वहाँ से सारे पैकेट उठा के घर ले आता हूँ जी। और उसके बाद उनसे कहता हूँ कि जी। जब आपको लगाना हो तभी तभी से आप लगाएं। मुझे बुलाएं, गड्ढे खोद के तैयारी करें, तब हम दोनों ये मिलके सबक पौधे है लगाएंगे। दरअसल हम सभी के लिए कि सिर्फ पौधे अगर तोहफे में भी मिले हैं तो घर में रखने के लिए नहीं, उन्हें पल्लवित पोषित करने की जिम्मेदारी हाँ, आप पर सुखाने सौंपी के लिए जाती नहीं है। तो चलिए मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त होता है और जाने से पहले खूबसूरत पंक्तियों से ही खत्म करते हैं आज के प्रोग्राम को कि जिस तरह पसीने और पानी में अंतर है, जिस तरह से पत्थर और नगीने में अंतर है, ऐसे बंद घड़ियों की तरह जीने वालों सांस लेने और जीने में भी तो अंतर वाह, है। वाह, तो चलिए वाह, खुश क्या बात रहिए, है। स्वस्थ रहिए। चंदन कुमार चंदन जी और सुनील दुबे जी को मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत और धन्यवाद। इसी के साथ आपसे लेती हूँ नमस्कार। इजाजत। नमस्कार। चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान, रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर।